नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रूविंग इरेशनैलिटी। एक इरेशनल नंबर को किस तरीके से प्रूव किया जाता है वो हम सीखेंगे। और सबसे पहले जो एक थ्योरम है, रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल। और इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो कि ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट इसको ही पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं क्योंकि पाइथागोरस ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि रूट टू इरेशनल होता है, मतलब कोई नंबर, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर टू के इक्वल नहीं होता है। और इसको जो प्रूव करने के लिए हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कंट्राडिक्ट कर देते हो। मतलब यहाँ पर किस चीज़ को कंट्राडिक्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि अज्यूम कर लेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, और फिर हम उस बात को कंट्राडिक्ट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि रूट टू को a बाई बी अज्यूम कर लेते हैं, मतलब रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स हैं ये। और b ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो फिर ये पूरी क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। देयरफॉर b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि दोनों का कॉमन फैक्टर वन है। HCF जो है ना, वो दोनों का a और b जो इंटीजर्स हैं इनका HCF वन है। मतलब 3/6 जैसा नहीं है। 3/6 को तो हम 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 जैसा। ये वन और टू दोनों को प्राइम होते हैं, ये तो सबको पता ही है। देन अगर रूट टू को हमने a बाई बी ले लिया है तो फिर रूट टू बी इज इक्वल टू ए होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि ए स्क्वायर का एक फैक्टर टू है, ए स्क्वायर का एक फैक्टर टू है, तो टू ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये क्या होता है? टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। इस सिंबल का मतलब क्या है जो हमने सीखा था स्टार्टिंग में? टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ टू, या यूँ कहें तो ए स्क्वायर इज टू इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और अभी अभी हमने सीखा कि टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज टू इज़ अ प्राइम नंबर। तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, और टू अगर ए को डिवाइड करेगा तो ए को हम टू टाइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। टू टाइम्स के क्यों? क्योंकि टू अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो टू के टेबल में कहीं पर तो ए आएगा ना। देयरफॉर हमने उसको अज्यूम कर लिया कि ए जो है वो के पे आ रहा है। टू टाइम्स के इज इक्वल टू ए। तो फिर ए स्क्वायर कितना होगा? 4k स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर दोनों साइड में किया है उससे। अब ये रिलेशन वन है और ये रिलेशन टू है आपका। इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करेंगे अगर हम, तो ये ए स्क्वायर यहाँ से 2b स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ से ए स्क्वायर 4k स्क्वायर के इक्वल है। तो 4k स्क्वायर तो 2b स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 4k स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 2b स्क्वायर और ये 4k स्क्वायर दोनों बराबर होंगे, बिकॉज दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ए स्क्वायर के हैं। अब यहाँ से कैंसिल करोगे, टू के टेबल में जा रहा है 4, तो बी स्क्वायर 2k स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही बात कि बी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ बी स्क्वायर 2k स्क्वायर है, तो 2 उसका फैक्टर होगा बी स्क्वायर का। मतलब 2 बी स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, और 2 अगर बी को डिवाइड करेगा तो हम बी को 2 टाइम्स एम लिख सकते हैं। 2 टाइम्स एम लिख सकते हैं, बिकॉज 2 के टेबल में कहीं पर बी आएगा। अब यहाँ से ए जो है वो भी 2k है, ठीक है, और बी जो है वो भी 2 टाइम्स एम है। 2 टाइम्स मतलब 2 के टेबल में आ रहा है। तो ए एंड बी जो है इन दोनों का 2 कॉमन फैक्टर है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। सो आवर एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब दोनों का HCF 1 है, वॉज रॉन्ग। हेंस रूट टू कैन नॉट बी रिटन एज ए बाई बी, एंड दस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इसको कंट्राडिक्शन के मेथड से हम प्रूव करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 NCERT का, जिसमें कि आपके 3 क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। प्रोसेस वही है जो हमने रूट 2 के लिए यूज़ किया था। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस यूज़ करना है हमें, जैसा कि हम लोगों ने रूट 2 में किया था। और देखते हैं, एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रूट 5 को a बाई बी ले लेंगे। ए और बी यहाँ कोई इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, और बी ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने रूट 2 में किया था। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रूट 5 बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 5b स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से
5 डिवाइड, अब क्योंकि ए स्क्वायर का 5 एक फैक्टर है तो 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो थ्योरम हम लोगों ने देखा था प्राइम वाला, तो उससे 5 ए को भी डिवाइड करेगा, और 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये है कि ए के जो है 5 के टेबल में आएगा, ए 5 के टेबल में आएगा, तो कहाँ पे मान लेते हैं के पे आएगा, 5 के जा ए होगा, तो ए को हमने 5 के इक्वल ले लिया। इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे रहे हैं। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अगेन स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर 25 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब 1 और थर्ड तीनों से, दोनों से आप देखो, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से आप देखो कि ए स्क्वायर तो 5b स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ से ए स्क्वायर तो 25 के स्क्वायर के इक्वल है, तो फिर दोनों इक्वल होनी चाहिए। यूक्लिड्स ये एक्चुअली यूक्लिड्स एक्सियम है कि इफ़ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c। सो ए स्क्वायर 5b स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर 25 के स्क्वायर भी है, तो हम कह सकते हैं कि 25 के स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और 5b स्क्वायर अगर 25 के स्क्वायर के इक्वल होगा तो 5 के टेबल में फिर से ये जाएगा, 5 5 जा, तो b स्क्वायर 5 के स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस यहाँ पर लगाया था फिर से यहाँ लगेगा कि भाई b स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, और बी स्क्वायर का अगर एक फैक्टर 5 है तो 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, और 5 अगर बी को डिवाइड करता है तो बी इज इक्वल टू 5m लिखा जा सकता है, मतलब बी का एक फैक्टर 5 है। ठीक है, 5 डिवाइड्स बी का मतलब हुआ कि 5 जो है वो एक फैक्टर है बी का। ठीक है, तो फ्रॉम यहाँ पर इसको हम इक्वेशन अगर 4 नाम दे देते हैं, तो सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से अगर हम देखें, सेकेंड से और फोर्थ इक्वेशन से, तो हमें ये दिखता है कि बी का एक फैक्टर 5 है और ए का भी एक फैक्टर 5 है। तो from 2 and 4, 5 is a factor of both a and b, which contradicts our assumption that a and b are co-prime। इनिशियली तो हमने अज्यूम किया हुआ था कि a और b co-prime है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर में a और b co-prime हमने लिया हुआ था, तो ये तो कंट्राडिक्ट हो गई बात। कैलकुलेशन से हमने ये दिखा दिया कि a और b co-prime तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर a और b में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये जो अज्यूम किया हुआ है कि इसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो गलत अज्यूम किया था। ऐसा नहीं पॉसिबल है, आप इसको a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो अगर a बाई बी के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि सारे रैशनल नंबर्स जो हैं a बाई बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये करना था हमें। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा अलग है और इनफैक्ट आसान है थोड़ा सा इससे। तो सेकेंड पार्ट देखो, सॉल्यूशन 2। इसमें कहा जा रहा है कि 3 + √5 को इरेशनल प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रोसेस वही है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, और यहाँ पर ये लिखना मत भूलना आप कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात तो यहाँ तक हो गई। तो सारा प्रोसेस वही फॉलो करना है हमें जो इनिशियली हम लोगों ने किया था। अब देखो यहाँ से मैंने लिखा है कि 3 + √2√5 को a बाई बी लिखेंगे, और a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं इसमें। आप 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, फिर उसके बाद कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो इसमें, तो b एलसीएम आएगा, फिर a-3b लिखा जा सकता है 2√5 को। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 2 जो है इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 को आप a-3b/2b लिख सकते हो। अब क्योंकि देखो a और b इंटीजर्स हैं और b 0 नहीं है, तो a-3b/2b जो है ये एक रैशनल नंबर आएगा। ऑब्वियसली इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर होगा, और 2b जो है अपने आप में एक इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है या तो फ्रैक्शन होगी या इंटीजर होगी, तो रैशनल ही होगी अल्टीमेटली। लेकिन √5 तो इरेशनल है जैसा हमने देखा था इनिशियली, और ये आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर आता है तो आप इजीली यहाँ पर आप इसको प्रूव नहीं करोगे, सीधा सीधा लिख दोगे कि √5 इज इरेशनल। तो √5 इरेशनल है, बट √5 इज इरेशनल, हेंस आवर assumption that 3 + 2√5 can be written as a by b was wrong and 3 + 2√5 is irrational, hence proved। तो यही करना था हमें इस केस में। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो एक पार्ट मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग तो खुद से भी कर सकते हो इसको इजीली। पहला पार्ट है इसमें देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम यही करेंगे, लेट, एक लाइन और भी लिख देते हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल, है ना, और एंड इसको हम 1/√2 को हम a बाई बी अज्यूम कर लेते हैं। तो b बाई ए क्या हो जाएगा? b बाई ए क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा।
अब ये a बाई बी अगर रैशनल है, ठीक है, ऑब्वियसली ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है यहाँ पर। ए बी इंटीजर्स, ए बी आर इंटीजर्स नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली ए और बी दोनों के जीरो के बराबर नहीं। 1/√2 सबको पता है कि जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो ए तो जीरो होगा नहीं, और बी तो ऐसे ही जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। तो बी बाई ए क्या होगा अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बी बाई ए क्या है, सिंस ए बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स, देयरफॉर b by a is a rational number, but √2 is irrational, therefore it contradicts our assumption. यहाँ पर को प्राइम लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पर को प्राइम भी लिखना जरूरी है ना, को प्राइम इंटीजर्स हैं। our assumption was, it contradicts our assumption, and hence 1/√2 is irrational. proved, इस तरीके से प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5 को प्रूव करना है। प्रोसेस वही होगा, सेम प्रोसेस है कि इसमें आपको 7√5 को आपको रैशनल एज्यूम करना चाहिए, सबसे पहला काम। उसके बाद क्या करेंगे, 7√5 को अगर रैशनल लेते हैं तो रैशनल नंबर को तो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बात ध्यान रखी है कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर √5 को हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 7 यहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, a बाई 7b हो जाएगा। अब a बाई 7b एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि a और b दो इंटीजर्स हैं और ऑब्वियसली b 0 नहीं है, तो एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर और √5 इरैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरैशनल इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर आवर assumption was wrong and 7√5 is a rational number, thus proved, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2 को प्रूव करना है इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले काम ये करेंगे सेम इन्हीं सभी क्वेश्चन की तरह कि लेट 6 + √2 इज रैशनल, और अगर ये रैशनल है तो इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a बाई बी के फॉर्म साथ ही साथ a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, b 0 नहीं है। और इसमें तो बहुत ही सिंपल है, अब 6 को ले जाओ राइट हैंड साइड में तो a बाई बी -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो RHS जो है वो एक रैशनल नंबर है, बिकॉज a बाई बी एक रैशनल नंबर है और उसमें से 6 माइनस करेंगे तो रैशनल ही आएगा, बट √2 इरैशनल है जैसा हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी बात कंट्राडिक्ट हो गई, इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, देन हेंस 6 + √2 इज इरैशनल। ये बात प्रूव हो गई, तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द लास्ट एक्सरसाइज, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हैं पहले। सबसे पहला एक थ्योरम दिया हुआ है 1.5, थ्योरम नंबर 1.5, और ये कहना चाह रहा है आपसे कि x कोई भी रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करता है, तो x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होगा, वेयर m एंड r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब वो कह रहा है कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, 3 पॉइंट जैसे 14 ले लिया हमने, डेसिमल में लिया हुआ है, तो आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सबको पता है p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 314/100, या फिर इसको और थोड़ा सिंपल करके लिखें तो ये बेसिकली 2 के टेबल में जाएगा, तो 157 हो जाएगा और अपॉन में 50, तो ये आ गया। अब ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहली बात तो कोई भी रैशनल नंबर लो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा कि हमने देखा, लो लिख दिया 3.14 को 314/100, दैट मीन्स 157/50 लिख सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि जो आप इसको रैशनल फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में जब लिखोगे तो जो डेनोमिनेटर है q, ये p बाई क्यू में q जो है वो 2 और 5 के फैक्टर होंगे इसमें, है ना। डेनोमिनेटर जो होंगे वो 2 और 5 के फैक्टर से बने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 50 की अगर हम बात करें तो सबको पता है क्या होता है, ये 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2 होता है, पता है ना ये। तो यही कहना चाह रहा है आपसे कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जांपल्स देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 3/8 को आप 3/2 पावर 3 लिख सकते हो, और डेसिमल देखें अगर हम तो ये 0.375 होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट होता है तो उसको आप रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और उसमें जो q होगा, डेनोमिनेटर जो होगा वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का होगा, और उसमें n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि 0 हो सकता है,
या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। मतलब 2 पावर n और m 0 भी हो सकते हैं, चलेगा, ठीक है, n और m कोई भी, और 1 2 3 4 5 6 तो हो ही सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब यही होता है 0 1 2 3 4। अब अगर हम बात करें 13/125 का, तो अगर आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करोगे ना तो ये रिपीटेटिव डेसिमल नहीं आएगा, ये एक एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा 0.104, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है क्योंकि अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सारा चीज़ कवर किया हुआ है, इसीलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बेस्ट है। अब इसमें डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में, है ना, ये रहा ना 2 पावर 5, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 3 और 5 पावर 3, और 5 पावर 3 को आप इनफैक्ट 5 पावर, जैसे यहाँ पर 13/5 पावर 3 है, 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3, और 2 पावर 0 भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो हो गया ना 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में दिया हुआ है। हालांकि इन्होंने कैसे किया है 2 पावर 3 और 5 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, बट इसकी जरूरत नहीं है, इसने जब खुद ही कहा हुआ है कि 2 पावर n और 5 पावर n m के फॉर्म में लिख सकते हैं, और n और m कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो 0 उसमें इंक्लूडेड है। सिमिलरली 7/80 में देखो आप 2 और 5 दोनों हैं इसके अंदर, ठीक है। 14588/625 है, तो इसमें 5 पावर 4 है बट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और 1 को 2 पावर 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं बेसिक एग्जांपल्स। इन्होंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ, जैसे 5 पावर यहाँ पर 2 पावर 3 और 2 पावर 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ है ताकि नीचे 10 का मल्टीपल आ जाए, और 10 के मल्टीपल आ जाएंगे तो फिर आप उसको डेसिमल में चेंज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपको मैं कहूँ अगर कि 13/5 का डेसिमल निकालो, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करो, और मैं कहूँ आपको 13 इंटू 2/10 का डेसिमल निकालो, तो ये आप चुटकियों में कर दोगे। वैसे आपको ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, एक सेकंड सोचना पड़ेगा, बट इसके लिए नहीं सोचना पड़ेगा, आपको पता है 26/10 क्या होता है, 2.6 होता है, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम नंबर 1.6, और ये तीनों ही थ्योरम्स एक्चुअली में एनसीईआरटी की जो थ्योरम्स हैं, ये तीनों सेम थ्योरम्स को एक तरह से कह सकते हैं ट्विस्ट करके दिया हुआ है, और तीनों एक्चुअली में देखा जाए ना, अगर ब्रॉडली हम देखें तो ये तीनों सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों ही, ठीक है। इसमें कह रहा है ये 1.6 थ्योरम में कह रहा है कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, कोई भी रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली x बाई p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर होगा, p और q इंटीजर्स है यहाँ पर, और कह रहा है कि q अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का है। इसमें पहले बोला ये गया है कि इसमें पहले ये नहीं बोला गया था, इसमें कहा गया था कि x अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और फिर q जो है वो इस फॉर्म का होगा। इसमें कह रहा है कि अगर q, पहले ही कह रहा है कि q अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का अगर होगा तो डेसिमल जो है वो टर्मिनेट करेगा। तो बात तो एक ही हो गई ना, घुमा फिरा के तो बात एक ही हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया, नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है 1.7, ये कह रहा है कि अगर q मतलब p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का नहीं है, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ये बात हमें समझना यहाँ पर जरूरी है। तो तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, कि सबसे पहली बात कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अगर ये q 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का है, वेयर m and n आर होल नंबर्स, ठीक है, ये होल नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6, या नॉन नेगेटिव इंटीजर भी आप कह सकते हो, एक ही बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले या फिर होल नंबर्स बोले, एक ही बात है। तो आप कोई भी रैशनल नंबर है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो q इस फॉर्म का होगा, और q अगर इस फॉर्म का नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। इसी को मिलाकर के 3 थ्योरम्स दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें 1/3 की, तो सबको पता है, देखो ये जो नंबर डेनोमिनेटर है यहाँ पर, ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का नहीं है, सबको दिख रहा है यहाँ पर। इसमें 2 ना तो 2 है ना 5 है, और ऊपर से 3 उल्टा आ गया, मतलब 3 आ गया ना इसमें, तो कह सकते हैं 3 ने आकर के इसको मैनिपुलेट कर दिया। 3 नहीं होना चाहिए भाई, 3 अगर हुआ तो फिर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसा ये सारे थे टर्मिनेटिंग, ये सब क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है सबको पता है, डिवाइड करके देख लो, डेसिमल रखेंगे, 0 आएगा, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, ये कभी खत्म होगा आपको लगता है? तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर है p बाई क्यू के फॉर्म में जो आपके पास नंबर है उसमें q 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं यहाँ पर मैं, कि अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लो कि 2/5 है सपोज, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज यहाँ पर 5 है बट
2 नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो 2 पावर 0 लिख सकते हो, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, तो 2/5 जो है ये क्या होता है सबको पता है, 0.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, है ना, जैसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि खाली 2 हो, जैसे 13 अपॉन में 8 है, तो इसमें खाली 2 है, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर कुछ नहीं है, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0, तो हो गया ना, इस फॉर्म का आ गया ना, 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का, क्योंकि पावर 0 ले लिया हमने। स्टिल ये टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग होगा कितने पे होगा वो देखना पड़ेगा, वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें कि कितने पे आता है। अगर 13 को 8 से डिवाइड करें हम, तो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग नहीं होगा, जैसा कि हमने 1/3 के केस में देखा था अभी। तो देखो यहाँ पर वैसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, 8 1 जा 8, 5 रिमाइंडर, डेसिमल आएगा, फिर 0 आएगा, 8 6 जा 48, 3 डेसिमल के बाद 3 पे आएगा, है ना, 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, देखना 0 आएगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, हो गया ना। अच्छा, मैंने कैसे कह दिया कि 3 डिजिट के बाद हो जाएगा, इसका भी बहुत सिंपल सा रूल है, ये भी हम देखते हैं अभी। तो देखते हैं किस तरीके से टर्मिनेट किस तरीके से होता है, वो हम समझते हैं। अब मान लो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, p/q के फॉर्म में, और उसको हम उसमें हम q जो है 2 पावर n इंटू 5 पावर n के फॉर्म, 5 पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, ऑब्वियसली 0 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स हो सकते हैं। तो ये देखो सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर मैक्सिमम ऑफ n और m, n कॉमा m, मैक्सिमम n कॉमा n डिजिट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेनोमिनेटर को सबसे पहले तो आप फैक्टराइज करो और उसमें देखो कि 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अगर 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब होगा कि वो टर्मिनेट होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर आ जाएगा तो वो टर्मिनेट होगा ही नहीं, फिर वो रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बट अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का आया हुआ है तो उसमें हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कौन है, n मैक्सिमम है या फिर m मैक्सिमम है, ठीक है। अगर दोनों मैक्सिमम है तो ठीक है, कोई भी ले लो एक, लेकिन अगर दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। वो जो फ्रैक्शन है वो उतने डिजिट का, मैक्सिमम जो भी n और m होगा ना, जैसे मान लो कि n की वैल्यू आ गई 2 और m की वैल्यू आ गई 5, तो इसका मतलब ये है n की वैल्यू आ गई 2 और m की वैल्यू आ गई 5, तो इसका मतलब ये है कि 5 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। और n की वैल्यू 3 आ गई और 5 m की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई और m की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि 3 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। और n भी अगर 2 है और m भी अगर 2 है, इसका मतलब 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो इसमें 3/40 ले लेते हैं। 3/40 को फैक्टराइज करोगे तो वो डिनोमिनेटर को इनफैक्ट फैक्टराइज करोगे तो वो 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1 आएगा। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है कि 1 है, ऑब्वियसली 3 है, तो 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होता है। 3/40 को डिवाइड करोगे तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और साथ ही साथ वो 0.075 आएगा, 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 3 है और 5 पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर जो भी होता है उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट होता है। सिमिलरली 73/100 को हम, इसमें 100 को हम 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 लिख सकते हैं, तो दोनों में पावर 2 है, पावर सेम है, तो ऑब्वियसली 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, 1 2 है ना। सिमिलर 163/50 ले लिया तो 50 को हम 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2 ले सकते हैं। पावर देखो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, ज़्यादा कौन है, ये है ना 2, तो 2 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो ये चीज़ हमें इसमें समझना था। सो हमने क्या समझा कि कोई भी रैशनल नंबर p/q है सच दैट q को हम 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m and n आर होल नंबर्स, देन इट विल टर्मिनेट आफ्टर मैक्सिमम ऑफ n और m, जो भी मैक्सिमम n और m में होगा उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट होगा, ये जो फ्रैक्शन है p/q। और अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का है ही नहीं तो उस केस में ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और मैक्सिमम n और m में मतलब दोनों ही वैल्यूज n और m बराबर हैं तो दोनों ही मैक्सिमम हो गए, तो तब भी आंसर वही आएगा, मतलब n और m जो भी बराबर होंगे, n सपोज 2 है और m 2 है तो 2 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.4 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसका, हमने अभी भी सीखा। 3125 जो कि डिनोमिनेटर है, इसको आप फैक्टराइज करो और इसको चेक करो कि ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का है कि नहीं, वेयर m and n आर होल नंबर्स।
तो आप देखें इसमें सबसे पहला का पहला पार्ट है जो 3125 है। इसको अगर बच्चों देखो आप रफ में करके देख सकते हो आप चाहो तो फैक्टराइज। ये 5 की पावर आई थिंक 6 5 आएगा 6 आएगा 5 6 और 5 2 5 से फिर 125 5 से फिर 125 और फिर 5 से 5 कितनी बार आया ये 5 पावर 5 5 पावर 5 है। एंड 5 पावर 5 को हम 5 पावर 5 इंटू 0 2 पावर 0 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का है। thus it's a terminating decimal, it's a terminating decimal। ठीक है 13/3 न्यूमरेटर से कोई यहाँ पर कंसर्न नहीं होता है, हमारा न्यूमरेटर का कोई रोल नहीं है। हाँ कभी कभी ये रोल हो सकता है, कब अभी पता चल जाएगा, अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। जैसे कि देखो इस एग्जांपल में देखो 6/15 में सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, बाकी सब भी। बस ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि अब देखो ये 6/15 है तो हम डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, 15 को फैक्टराइज करके। अब कोई बच्चा यहाँ पर कहेगा अच्छा इसमें तो 3 आ गया, अब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बट ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 के टेबल में ये जा रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर के जो 3 जो ये कह सकते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट था जो इसको टर्मिनेट नहीं होने दे रहा था, वो तो चला गया, कैंसिल आउट कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो इस तरीके का आ जाएगा। और फिर ये अब क्या है टर्मिनेटिंग है क्लियरली। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का हो गया। दैट्स इट। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये देखो इसमें भी 77 है और ये है आपका, इसको लिख सकते हो आप, पता है क्या लिख सकते हो 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 7 इंटू 30 और 30 को तो ऐसे ही लिख सकते हैं 352। हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 7 से 11 पे जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। आप देखो क्योंकि यहाँ पर अब 3 आ गया, यहाँ पर अब 3 आ गया जो कि इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए, आसान है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स in question 1 which have the terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग किस किस का है वो आपको चेक करके दिखाना है इसमें। तो पहला तो है ही, दूसरा भी होगा क्योंकि ये 2 पावर 3 है। और ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है निकल के। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 के अलावा भी इसमें 5 और 2 के अलावा भी इसमें फैक्टर्स कुछ आएंगे, तो वो करके देखना पड़ेगा। तो पहला पार्ट है जिसमें पहला पार्ट तो क्लियरली दिख सकता है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 13 को हमें डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। आई थिंक ये आप लोग खुद से कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो ये। तो ये आएगा 0.00416। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, मैंने इसमें कैलकुलेटर से कर दिया बट आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो यही आंसर आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको कह रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है कि डिवाइड करके आंसर बताओ क्या होगा जो टर्मिनेट हो रहे हैं वो। तो ऑब्वियसली पहला होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड में डाउट लग रहा है मुझे, थर्ड नहीं होना चाहिए। और 15/1600 आई थिंक ये हो सकता है। ठीक है, जितने भी हो रहे हैं उनको आप डिवाइड करके और डेसिमल में चेंज करके उसको दिखाओ। थर्ड पार्ट है द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational then and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q। मतलब वही यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि पहले तो सबसे पहले ये चेक करो कि रैशनल है कि नहीं है। तो क्लियरली ये रैशनल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल है। इसमें अगर देखें हम तो 120 1200 12,000 है ना, 1,20,000 ये रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी कभी नहीं होगा। तो ये क्या है, इरैशनल है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, इरैशनल है। और ये क्या है, रैशनल है। ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो भी ये रैशनल ही है, क्योंकि रैशनल दो तरीके के होते हैं। हम लोगों ने बिगनिंग में किया था, स्टार्टिंग में किया था कि रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और ऑब्वियसली कह रहा है कि इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, ये दोनों के दोनों p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये भी और ये भी। जो भी रैशनल होते हैं उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि प्राइम फैक्टर q के बारे में आप क्या कहोगे। तो हम जो भी ये रैशनल नंबर है, पहला वाला है फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, है ना, दे आर फर्स्ट एंड थर्ड, दे आर रैशनल
दे आर रैशनल्स, एंड p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, एंड q है ना, q ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 power n into 5 power m, and q या denominator of second part will not be of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are whole numbers. ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है यहाँ पर, नहीं तो कुछ और इंटरप्रेट किया जा सकता है। एम एन आर होल नंबर्स, ये जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, अभी करते हैं इसको होल नंबर्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो यही हमें करना था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आपको ये सॉल्व करना था। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। सो अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करते हैं। और सबसे पहला जो इसमें एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में चैप्टर 1 का, वो है एक्सरसाइज 1.1, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों के 10th क्लास के बोर्ड में आएगा भी, ये एमसीक्यू क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें कहा गया है कि 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो आपको मार्क लगाना है। तो फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो क्लियरली इवन इंटीजर जो है वो 2m के फॉर्म का होगा। m+1 जरूरी नहीं है, क्योंकि कह रहा है फॉर सम इंटीजर m, तो सम इंटीजर में तो इवन भी हो सकते हैं, सम इंटीजर में इवन इंटीजर भी हो सकते हैं, ऑड इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो ऑड अगर लेंगे तो ये इवन बन जाएगा, बट इवन लेंगे तो ऑड बन जाएगा। तो हम ये इवन इंटीजर इसको कह नहीं सकते, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये ऑलवेज ऑड रहेगा, ठीक है, और ये ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर द एग्जैक्ट आंसर इज 2m, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सिमिलरली सेकंड पार्ट है फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, तो क्लियरली डी आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर q कोई भी इंटीजर है तो ऑब्वियसली इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, अगर और जीरो भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि ये ऑड हुआ तो इस केस में ये ऑड होगा, और ये इवन हुआ तो उस केस में ये इवन हो जाएगा। तो हम श्योरली कह नहीं सकते हैं कि ये ऑड है कि इवन है, बट 2q ऑलवेज इवन होगा, तो ऑड तो नहीं होगा फिर। और q+1 कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखा था। तो क्लियरली आंसर जो है वो डी है, क्योंकि 2q एक इवन नंबर है और इवन प्लस ऑड 1 एक ऑड नंबर है। तो इवन प्लस ऑड जो होता है, इवन प्लस ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक है। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, n क्या होना चाहिए, कोई भी ऑड इंटीजर ले लो आप तो ये हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई भी इंटीजर लेंगे, n इंटीजर कुछ भी लेंगे तो नहीं, जरूरी नहीं है कि वो 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, तो 2² - 1 3 होता है, और 3 जो कि एक 8 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली कोई भी नेचुरल नंबर लें तो भी नहीं सही है। तो क्लियरली ये आंसर, दोनों आंसर सही नहीं है। इवन इंटीजर लें, जैसे एग्जाम्पल में बताया मैंने, 2 ले लो तो नहीं होगा डिविजिबल। 2² - 1 होता है 3, 3 8 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर ऑड इंटीजर कोई लेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ऑड 1 ले लो तो 1 का स्क्वायर - 1 कितना होता है, 0, 0 8 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली 8 zeros are 0। और साथ ही साथ 3 लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर जो है ऑड इंटीजर वो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 1 वो भी डिविजिबल होगा। सिमिलरली 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5² - 1 24 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल है ना। तो सी आंसर होगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 65 and 17 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 and 117, देन m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन में 65 117 को कह रहा है कि उसका HCF, पहले तो HCF फाइंड कर लेते हैं कि होगा क्या। तो 65 और 117 का HCF अगर आप फाइंड करोगे डिवीजन एल्गोरिथम से, तो 117 इज इक्वल टू हो जाएगा 65 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा 2 और 52। फिर 65 को लिखेंगे 52 इंटू 1 प्लस 13, और 52 को फिर लिखेंगे 13 इंटू 4 प्लस 0। तो बेसिकली HCF जो आया वो क्या आया, 13 आया HCF। और फिर यही HCF 65m - 117 दिया हुआ है, उसको इक्वेट कर देंगे। 65m - 117 को 13 के इक्वेट करोगे तो सॉल्व करने पे सिंपल इक्वेशन बनेगी, और फिर वो m की वैल्यू 2 आएगी। तो आंसर इसका क्या होगा, 2 आंसर होगा। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8, कह रहा है लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो कोई भी लार्जेस्ट नंबर हो, अगर 70 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से हम 5 माइनस कर दें
70 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 65। 65 को तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, फिर जब कोई नंबर है उसमें 4 रिमाइंडर आ रहा है तो 4 माइनस कर दो उसमें से, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 125 में से 8 माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आएगा ये 117। सो बेसिकली इन दोनों का जो भी HCF होगा वही आंसर होगा। तो ये तो सेम क्वेश्चन बन गया, यही सेम क्वेश्चन 65 ऊपर जो क्वेश्चन था फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन ही बन गया। इसका HCF क्या होगा 13। तो 13 ही वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे कि हम 70 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 5 रिमाइंडर आएगा। 13 5 जा 65, 5 रिमाइंडर, और 13 को 125 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 9 जा 117 होता है और रिमाइंडर 8 आ जाएगा उस केस में। तो 5 और 8 रिमाइंडर आना था, तो आंसर क्या होगा 13। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, b की वैल्यू x y क्यूब, और x और y प्राइम नंबर्स हैं। तो कह रहा है HCF फाइंड करो। तो ठीक है, a की वैल्यू, अब HCF कैसे निकालते हैं हम? HCF निकालने का तरीका ये होता है जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में वो कॉमन लेते हैं हम। तो जैसे x क्यूब है और यहाँ x है तो ऑब्वियसली x लेना होगा क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो तो x ही है ना, इसमें x क्यूब है बट यहाँ तो x ही है केवल। ऐसे ही यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y क्यूब है तो दोनों में कॉमन क्या आ गया y स्क्वायर, है ना। तो एक्स वाई स्क्वायर आंसर हो गया, बी आंसर है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, a एंड b आर कोप्रेंट, LCM फाइंड करना है। तो LCM निकालने का तरीका होता है कि जो भी कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनका हाईएस्ट पावर पिक करना होता है। तो a और b तो पहले से ही प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, तो a और b में जो भी हाईएस्ट पावर होगा, जैसे देखो यहाँ a पावर 1 है और यहाँ a पावर 3 है, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है, a पावर 3 को पिक करेंगे। फिर b स्क्वायर यहाँ है और यहाँ b है तो क्या पिक करेंगे, b स्क्वायर पिक करेंगे। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा a क्यूब b स्क्वायर। तो a क्यूब b स्क्वायर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ऑब्वियसली कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लिया, मान लो मैंने 2 ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, और 2√2 एक इरेशनल नंबर होता है तो ऑलवेज इरेशनल होगा। नॉन जीरो है इसीलिए नॉन जीरो रैशनल लो, कोई भी नंबर जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, और उसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ए था। नाइन्थ क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से 10 तक का हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ किसका, 1 2 से लेकर के 10 तक का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप, इसका एलसीएम निकलेगा इस तरीके से 2, है ना। तो देखा जाए तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, क्योंकि 8 में 2 आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, क्यों, क्योंकि 9 में आता है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 1 2 में 1 2 3 सबको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 पावर 2, 6 का होगा 2 into 3, और हाईएस्ट पावर लिया जाता है तो 2 पावर 3 हाईएस्ट होगा सभी में देखा जाए तो, क्योंकि 8 9 10 तक है ना, तो उसमें 8 लेंगे मैक्सिमम 2 की पावर 3, फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 1, है ना। फिर सारे प्राइम नंबर्स हम पिक कर रहे हैं अभी, और उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 6 तो ले चुके हैं, क्यों 6 ले चुके हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। 2 और 3 में 6 इंक्लूडेड है। 7 पावर 1, फिर अगले वाले में अब हो गया बस इतना ही है, 9 तो ले ही चुके हैं ऑलरेडी, तो यही आपका आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा 8 into 9 into 5 into 7। सो बेसिकली ये जो आपका आंसर आएगा ये कितना होगा 63 into 2520 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया डी। तो ये था। 10th क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि 1250 को पहले तो फैक्टराइज करो आप इसको, है ना। 1250 को फैक्टराइज करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। 1250 को फैक्टराइज करेंगे तो 1250 को फैक्टराइज करने पे ये आएगा 5 पावर 4 into 2 पावर 1। तो दोनों में हाईएस्ट जो भी होता है, मैक्सिमम जो भी एक्सपोनेंट होता है उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट करेगा, दैट मीन्स 4 डिजिट के बाद। तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यही हमने सीखा था। तो ये कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज।